तो आज का ये वीडियो लेक्चर के 11th क्लास की फिजिक्स के बच्चों के लिए है। तो बच्चों आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स के साथ खेलेंगे। हाँ वही खेलना मतलब पढ़ना है ना। खेलने का मतलब ये नहीं कि खेलने का मतलब है खेल की तरह पढ़ेंगे। जैसे आप लोग खेल में इंटरेस्ट आता है ना, वैसे इसमें आएगा पढ़ने में। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे नोट्स ले सकते हैं। और वैसे बेटर तो यही रहेगा कि आप कॉपी पेन उठा लें और नोट्स बनाते जाएं साथ में, क्योंकि पहले से कुछ टॉपिक मैंने लिख रखे हैं। तो आइए इनको देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखिए, अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहले आप इसी चैप्टर का जो वीडियो है मापन और मात्रक का, उसको पहले देखिए जाए, जिसमें हम लोगों ने मापन के बारे में पढ़ा था और मापन की पद्धतियां और मूल राशियां और उनके मात्रक के बारे में बात की थी। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा। तो मापन के बाद हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं मापन में त्रुटियां। अब मापन में त्रुटियों से मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, देखिए मापन का मतलब क्या होता है। मापन का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि का परिमाण अंकों में व्यक्त करना। और जब भी हम किसी भौतिक राशि का परिमाण अंकों में व्यक्त करते हैं तो उसमें हम लोग हमसे कुछ कमियां हो जाती हैं, हम कुछ गलती कर देते हैं। इन कमियां अथवा जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, इन्हीं गलतियों को हम लोग बोलते हैं मापन में त्रुटियां। तो बस इन्हीं त्रुटियों को हमको विश्लेषित करने, मतलब इनको एनालाइज करके पढ़ना है और इनको दूर करना है। ठीक है, इनको एनालाइज करने का मतलब क्या है कि हम लोग देखें ना कि क्यों हो रही, किस कारण से हो रही, और जिस कारण से हो रही उस कारण को खत्म कर दो, त्रुटियां खत्म, है ना। ऐसा हमारे डेली लाइफ में भी, हमारे अंदर भी होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं। ये तो चलो टॉपिक है, तुमको पढ़ना ही, लेकिन इस टॉपिक में भी हमको थोड़ा एक देखो, डेली लाइफ में हमको प्रैक्टिकली एक नॉलेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि हमारे अंदर भी अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उनको आप खुद से एनालाइज करिए। अगर मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कुछ कहा तो उसको आप खुद एनालाइज करिए। अगर वो कारण है आपके अंदर तो उसको खत्म करिए। तो फिजिक्स पे आते हैं और पढ़ते हैं कि हम लोग त्रुटियों के बारे में पढ़ते हैं और इनको कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो हेडिंग लगा लीजिए त्रुटि विश्लेषण और डालिए हेडिंग मापन में त्रुटियां, और लिखिए कि किसी भी भौतिक राशि को जब हम लोग अंकों में व्यक्त करते हैं उसके परिमाण को, तो उसमें जो गलतियां हो जाती हैं उनको हम लोग त्रुटियां कहते हैं। अब ये त्रुटियां किस किस कारण से होती हैं तो इनको हम लोग विश्लेषित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारी त्रुटियां होती हैं दो भागों में डिवाइड की गई हैं। तो यानी हमारी जो त्रुटियां होती हैं वो मेन दो प्रकार की होती है। पहला हमारी होती है नियमित अथवा क्रमबद्ध त्रुटियां। इनको हम लोग सिस्टमेटिक एरर्स भी बोलते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स नोट करते जाइए। और दूसरी जो होती है हमारी यादृच्छिक अथवा अनियमित त्रुटियां होती हैं, तो या इनको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर्स, लिख लीजिए। तो अब ये दो मेन हमारी एरर्स होती हैं मापन में। पहली नियमित अथवा क्रमबद्ध और दूसरी जो होती है यादृच्छिक अथवा अनियमित त्रुटि। अब ध्यान से सुनिएगा, नियमित अथवा जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं, इनके जो इन त्रुटियों के जो कारण होते हैं फिक्स होते हैं और इन त्रुटियों के परिमाण भी फिक्स होते हैं। तो परिमाण फिक्स होने का मतलब हमको पता है कि ये 2 तक की हो सकती है, 4 तक की हो सकती है, अगर मीटर में हो रही 2 मीटर हो सकती है, 4 मीटर हो सकती है, 6 मीटर, मतलब इनके परिमाण और कारण फिक्स होते हैं। या फिर हम कहें कि हम इनके बारे में पहले से ही बता सकते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले ही हम बता सकते हैं कि हमारे मापन में ये त्रुटियां हो सकती हैं। और जब हमको पहले से पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इन त्रुटियों को दूर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटियां हमारी नियमित अथवा क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं जो फिक्स हों। और दूसरी जो होती है हमारी यादृच्छिक अथवा अनियमित त्रुटियां। तो बच्चों इन त्रुटियों के बारे में हमको पता नहीं होता, इनके बारे में पहले से कोई बात नहीं कर सकते हैं, मापन से पहले इनके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, ये रैंडमली हो जाती हैं और इनको हम सीधे सीधे दूर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो इनको हम डायरेक्टली दूर कर सकते हैं, इनको हम डायरेक्टली दूर नहीं कर सकते, इनका तरीका होता है। तो देखेंगे क्या तरीका होता है। अब हम लोग यहाँ पे और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जो हमारी नियमित अथवा क्रमबद्ध त्रुटियाँ होती हैं, जो हमारी नियमित अथवा क्रमबद्ध त्रुटियाँ होती हैं, तो सिस्टमेटिक एरर्स याद रखिए, बार बार क्रमबद्ध जो बोलना है थोड़ा समझ सकते हैं आप। तो ये 3 प्रकार की होती है। पहली हमारी होती है उपकरणीय त्रुटि, उपकरणीय त्रुटि, और दूसरी होती है व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरी होती है प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। ये जो 3 हमारी त्रुटियां हैं ना, ये किस त्रुटि के अंतर्गत आती है, नियमित अथवा क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत आती है। और फिर इनके जो अंदर आती हैं, मतलब उपकरणीय त्रुटि के अंतर जो आती हैं अंतर्गत, वो आती है हमारी 2। पहला मीटर स्केल का गलत अंशांकन, दूसरा होती है उपकरण की शून्यांक त्रुटि। तो आप बिल्कुल ये ट्री ऐसे डिक्टो बना लीजिए। मैं बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करता हूं और आपको बताता हूं इन त्रुटियों का मतलब क्या है, उनको कैसे हटा सकते हैं। तो जल्दी से इनको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट हो गया, हटाएं।
तो सबसे पहले इन त्रुटियों को पढ़ने से पहले हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं वैल्यूज़ के बारे में। देखिए, अगर हम एक चीज़ हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं मापन में, यथार्थ मान। इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू। अब एक्यूरेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं पे हमने जी की वैल्यू निकाली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू निकाली, तो मतलब हमने देखा कि कहीं पे जो जी की वैल्यू है वो इतनी दे रखी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पे अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके वहां पे निकाला, तो हमसे जो प्रायोगिक मान हमसे निकला वहां पे वो निकलना 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? मतलब हमको वहाँ पे पहले से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है कि जी की वैल्यू इतनी होती, बट जब हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाला तो हमसे निकली 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, तो दोबारा में हमकी जो सेकेंड अटेम्प्ट में जो इसकी वैल्यू आई वो आई 9.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्रायोगिक मान दो हैं और हमारे पास एक वास्तविक मान है। ये वाला जो मान है हमारे पास, ये वास्तविक मान है। तो यथार्थ मान वह मान कहलाता है जो वास्तविक मान के जितना निकट होता है, यानी वास्तविक मान के निकट वाले मान को यथार्थ मान कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है ना, प्रायोगिक वैल्यू हमारे पास कितनी है? दो। पहली ये है और दूसरी ये है। तो हम देखें यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमारी रियल वैल्यू के निकट है। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे इसके निकट है। तो हम कह सकते हैं ये वाला हमारा यथार्थ मान है। ठीक है, और यहीं पे एक दूसरा मान, दूसरे टाइप की वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं परिशुद्ध वैल्यू। अब ये परिशुद्ध वैल्यू क्या होती है? परिशुद्ध वैल्यू, परिशुद्ध मान का मतलब ये होता है कि कोई भी मान, किसी भी माप में जो हमने मान लिया वो कितना शुद्ध है, मतलब उसको जो हमने मापने में कितना एक्यूरेट मापा है, मतलब कितने शुद्धता पूर्वक मापा है। अब देखिए, शुद्ध मान वह मान होता है जिसको हम लोग मान लीजिए हम बहुत छोटी वैल्यू को माप रहे हैं, तो उस छोटी वैल्यू को मापने के लिए हम लोग जितनी छोटी स्केल का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमसे बेटर माप होगी। तो वहां पे जो मान आएगा, मतलब हम जैसे मान लीजिए कि यही जी की वैल्यू मानते हैं हम लोग 9.8, क्या एक्चुअल में 9.8 होती है? हम जानते हैं 9.7 और उसके आगे कई वैल्यूज होती हैं। तो वो वहां तक जब हम लोग मतलब दशमलव के बाद जितने अंक मापते जाते हैं तो ऐसे मान हमारे कहलाते हैं परिशुद्ध मान। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दशमलव के बाद केवल एक अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद दो अंक है, तो ये वाला मान तो यथार्थ है, मानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये रियल वैल्यू के बहुत निकट है, बट ये वाली जो वैल्यू है दशमलव के दो अंक बाद तक मापी गई है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाली माप जो है हमारी परिशुद्ध माप है। तो ये अंतर होता है यथार्थ मान में और परिशुद्ध मान में। तो इसको याद रखिएगा कि यथार्थ मान वह मान होता है जो रियल मतलब वास्तविक मान के जितने निकट होता है। परिशुद्ध मान का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी मान दशमलव के कितने अंक तक मापा गया है, कितनी शुद्धता पूर्वक मापा गया है। ठीक है, अब क्या कोई मान यथार्थ मान और परिशुद्ध मान दोनों हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कई मान निकाले, जैसे मान लीजिए हमको कोई भी यहाँ पे स्टिक है, इसकी लंबाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो हमने मान लीजिए हमने मापा, तो हमसे जो इसकी वैल्यू निकली फर्स्ट टाइम में निकली या L1 निकली 4.92 सेंटीमीटर, L2 निकली 4.93 सेंटीमीटर और L3 निकली 4.95 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो 4.95 वैल्यू है ये हमारे पास जो है ये परिशुद्ध मान भी है और यही यथार्थ मान भी है।
इसके लिए। तो किसी भी माप के लिए परिशुद्ध मान और यथार्थ मान एक हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन कुछ अंतर होते हैं यथार्थ मान और परिशुद्ध मान में। इनको आप क्लियरली बता सकते हैं कि वास्तविक मान के जितना निकट यथार्थ मान और कितनी शुद्धता पूर्वक, मतलब दशमलव के कितने अंक तक मापा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं परिशुद्ध मान। तो इस प्रकार से आप लोग यथार्थ मान और परिशुद्ध मान को क्लियर लिखिए। बच्चों होता क्या है, ये प्रैक्टिकली जो हमारा ये मापन वाले के बाद ये जो त्रुटियां हैं, ये थोड़ा प्रैक्टिकली ज़्यादा है ना। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब प्रैक्टिकल करते हैं फिजिक्स में, तो वो इनकी जो थ्योरीज होती हैं तब हमारी ज़्यादा समझ में आती है। ऐसे डायरेक्ट थ्योरी पढ़ने उतना समझ में नहीं आती। तो होता क्या है कि जब मोस्टली टीचर्स इनको स्किप मार देते हैं, कहते हैं बच्चों से कह देते हैं बुक से पढ़ लेना या कहीं से पढ़ लेना। तो ऐसा ना करिए, उसमें क्या होता है बच्चे कुछ गलत अजम्पशन अपने माइंड में बना लेते हैं। तो आप बिल्कुल सही से पढ़िएगा, एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और नोट्स बनाते समय बुक और मेरी जो मैं मुँह से बोलता हूँ, इसको दोनों को कंबाइंड करके आप जो है नोट्स अपने हिसाब से बनाइएगा ध्यान से। कोई भी अजम्पशन जो है गलत मत मानिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम त्रुटियों पे। तो एनालाइज करेंगे त्रुटियाँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रमबद्ध, जो हमारी क्रमबद्ध त्रुटि है इसके बारे में बात करेंगे। तो क्रमबद्ध त्रुटि हमारी सिस्टमेटिक त्रुटि होती है, और हम जानते हैं कि ये त्रुटियां होनी ही होनी है किसी भी प्रयोग को करने से पहले। तो हम इन त्रुटियों की पहले से व्याख्या कर सकते हैं। उनको जब हमको पता ही होंगी तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सावधानी बरतेंगे और इनसे बचेंगे, इन त्रुटियां करने से मापन में बचेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी त्रुटि आती है वो होती है उपकरणीय त्रुटि। तो यहाँ पे ए टाइप की इसमें पढ़ते हैं उपकरणीय त्रुटि। ध्यान से आप लोग हेडिंग वाइज अब जो ट्री बनाई है ना, आप उसमें देखना कोई बात छूटी तो नहीं। उपकरणीय त्रुटि, तो उपकरणीय त्रुटि मतलब अगर कोई उपकरण द्वारा त्रुटि होती है तो ऐसी त्रुटि को हम लोग बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हम लोग जब फिजिक्स में मापन करते हैं तो मापन के लिए हमको बहुत सारे उपकरणों की जरूरत पड़ती है, और उन उपकरण में अगर कोई त्रुटि है तो इसको हम लोग बोलेंगे उपकरणीय त्रुटि। क्लियर। तो उपकरणीय त्रुटि में जो हम लोग सबसे फर्स्ट टाइप की त्रुटि पढ़ेंगे वो होगी हमारी मीटर से स्केल का, मीटर स्केल का गलत अंशांकन, गलत अंशांकन। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई मीटर स्केल है इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर बना हुआ है ना, और यहाँ पे ये 1 हो गया है, 0 1 2 और ये 3, तो इनके बीच में क्या बने होते हैं, सेंटीमीटर बने होते हैं ना। तो अब इनके बीच में बने होते हैं सेंटीमीटर। तो अगर ये सेंटीमीटर में कुछ गड़बड़ी हो जाए, मतलब यहाँ पे मीटर स्केल में कोई सेंटीमीटर छोटा बड़ा जो अंशांकन मापा गया है ये मीटर स्केल में ही गलत दिया हो, तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं उपकरणीय त्रुटि। और ये किस त्रुटि के अंतर्गत आती हैं, अगर हम लोग दूरी मापते हैं तो मीटर में मापते हैं, दूरियां मापने में जो मीटर स्केल का गलत अंशांकन होता है ये हमारा उपकरणीय त्रुटि के अंतर्गत आता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से जो है डिफाइन करते हैं कि मीटर स्केल में किस प्रकार से जो है गलत अंशांकन हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो सेंटीमीटर या मिलीमीटर या और छोटी हमको स्केल्स दी हैं किसी मीटर स्केल में, तो वो उनका कहीं पे अंशांकन अगर गलत हो गया, मतलब ये दूरियां इधर उधर हो गई, तो हम जब मेजर करेंगे तो वहाँ पे छोटी छोटी त्रुटियां हमारे माप में ऊपर उठ के आएंगी, मतलब उपकरण द्वारा आ रही हैं तो उपकरणीय त्रुटि है। और क्योंकि दूरी मापने में मीटर स्केल से आ रही हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं वो मीटर स्केल के गलत अंशांकन के कारण होती हैं। और दूसरी जो हमारी त्रुटि है इसको हम लोग बोलते हैं उपकरण की शून्यांक त्रुटि। उपकरण की शून्यांक त्रुटि। अब ये उपकरण की शून्यांक त्रुटि क्या होती है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। उपकरण की शून्यांक त्रुटि का मतलब ये होता है कि जो ये उपकरणीय त्रुटि के भाग हैं, ये याद रखिएगा, उपकरणीय त्रुटि जो हमारी होती है वो खुद 2 प्रकार की होती है ना, जिसमें हम लोग पहला पढ़ चुके हैं मीटर स्केल का गलत अंशांकन, और दूसरा जो है हमारा उपकरण की शून्यांक त्रुटि। अब शून्यांक त्रुटि क्या होती है कि अगर जैसे हम लोग मानते हैं कि कोई भी हमारे पास उपकरण है तो 0 से स्टार्ट करता है। जैसे हम लोग अगर अपना वेट मापें तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक वेट मशीन होती है, इस प्रकार से होती है ना, और इस वेट मशीन में बीचों बीच में क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है ना, और यहाँ पे
ये हमारा जो रीडिंग बताता है सुई, इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 5, इसी प्रकार आगे 1 2 3 4 5 10, और इस तरफ माइनस 1 2 3 4 5, इस प्रकार से जो है हमारी, अगर हम लोग इस पे मान लीजिए हमने कोई भी हमारा जो उपकरण होता है वो जीरो, उसका जो प्रारंभिक इनिशियल सिचुएशन होती है वो जीरो पे होती है, इनिशियल पोजीशन जीरो पे होती है। जो हमारी सुई होती है, जो हमको वेट या कुछ भी कोई भी उपकरण है उसमें जो हम बताता है तो जीरो से स्टार्ट करता है। तो जैसे अगर हम लोग माने कि अगर इसी उपकरण में शून्यांक त्रुटि हो, तो शून्यांक त्रुटि जो हो सकती है वो एक मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 पे खिसक आया, मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन अगर ये उपकरण बिल्कुल सही है तो जीरो पे होनी चाहिए ना इसकी सुई, लेकिन ये किसी कारणवश खिसक के यहाँ पे आ गई 3 पे, और अब हमने इस पे वेट मापा, तो मान लीजिए हमारा वेट निकला 33 किलोग्राम। ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिएगा कि शून्यांक त्रुटि का तात्पर्य होता है कि अगर कोई उपकरण सही है तो उसकी जो इनिशियल पोजीशन होगी, जो प्रारंभिक स्थिति होगी वो जीरो पे होनी चाहिए। परंतु अगर हमारे उपकरण में शून्यांक त्रुटि है, वो जो सुई है वो जीरो पे नहीं है, इधर है या उधर है, तो पहले हम लोग उधर वाली सिचुएशन पढ़ते हैं। जब हमारी +3 मतलब पहले से ही 3 है, और अब हमने अपना उस पर वेट मापा, तो मान लीजिए 33 किलोग्राम निकला, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि भाई 3 तो यहाँ पहले से था, और ये क्या हुआ और बढ़ गया, जब हमने वेट मापा 33 पे पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या हमारा 33 किलोग्राम जो हमारा वेट निकला, क्या ये सही है, एक्यूरेट है? तो आंसर है गलत, ये सही नहीं है। तो हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं? हम इसको दूर कर सकते हैं जब हम जानते हैं कि यहाँ पे पहले से 3 प्लस बता रहा है, तो हम लोग जितना मापेंगे उसमें क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचेगा 30 किलोग्राम। तो ये 30 किलोग्राम हमारा जो होगा ये हमारा वास्तविक भार होगा, वेट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो शून्यांक ऋणात्मक त्रुटि है इसको बोलते हैं उपकरण की शून्यांक ऋणात्मक त्रुटि, मतलब जिसमें हमको माइनस करना पड़े, और वहाँ पे जो होता है हमारा इनिशियल पोजीशन सुई की वो प्लस पे होती है। जब प्लस पे होगी, जितना प्लस पे होगी लास्ट में हमको उतना ही माइनस करना होगा, सिंपल, क्लियर। अब दूसरी सिचुएशन पे विचार करते हैं। मान लीजिए यहीं पे हमारा इस तरफ 3 पे होता, -3 पे, ठीक है। अब -3 पे होता तो हम लोग मान लीजिए हमने इस पे वेट मापा वही वाला, तो उसने बताया हमको 27 किलोग्राम। कोई भी उपकरण जब जीरो पे होता है तो वो बिल्कुल सही बताता है। अब क्योंकि जीरो पे नहीं था, पहले ही -3 था, तो -3 था उसके बाद 27 तक गया, तो पहले तो 3 इसको यहीं तक लाने में चले गए, तो यही 3 हमको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे ना, तभी हमारा आएगा 30 किलोग्राम। तो हम लोग कह सकते हैं जो 27 किलोग्राम इसने पहले मापा ये सही नहीं था। तो हम इस प्रकार की शून्यांक त्रुटि को हटाने के लिए, मतलब ये हमारी धनात्मक शून्यांक त्रुटि थी, तो हम इसमें क्या किए, हमने 3 पहले से ही ऐड कर दिया, 30 ऐड कर दिया, तो 27 में जब 3 ऐड किए तो हमको मिल गया 30। क्या 30 हमारा जो है वो हमारा एक्यूरेट वेट है? तो आंसर है बिल्कुल सही। हमने शून्यांक त्रुटि हटा ली, अब हमारी जो वैल्यूज आएंगी, जो मान आएंगे वो एक्यूरेट आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग उपकरण की शून्यांक त्रुटि को हटा लेते हैं। अब हम लोग जैसे मान लीजिए मीटर स्केल का गलत अंशांक तो इसको भी हम लोग पहले से सही कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्रमबद्ध त्रुटि, उसमें हमारा जो टाइप है उपकरणीय त्रुटि, और उपकरणीय त्रुटि खुद 2 प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये उपकरणीय त्रुटि के दोनों प्रकारों को सही कर लेते हैं और उन त्रुटियों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे जो हमारा सेकेंड टाइप है हमारा क्रमबद्ध त्रुटि में, उसको पढ़ेंगे। तो इसको रफ करे दे रहे हैं, आप समझ लीजिए बस। तो दूसरा जो है हमारा वो है व्यक्तिगत त्रुटि। अब ये तो बहुत पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि। अब ये पर्सनल मतलब मान लीजिए कि जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं फिजिक्स में, तो जो प्रयोग करके जिसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, जो सारी वैल्यूज़ को मेज़र करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेक्षक। तो मान लीजिए अगर प्रेक्षक, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे अगर कोई जो है एक्सपर्ट कर रहा है तो वो बहुत, उससे जो एरर होने के चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति कर रहा है जिसके लिए सब नया है, तो उससे एरर होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार की जो त्रुटियाँ आएंगी वो व्यक्तिगत त्रुटियों में आएंगी, मतलब व्यक्ति कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अब पता लगा वो गलत रीडिंग ही ले रहा है ना। और जैसे
उसको जिस प्रकार से उपकरण को रखना चाहिए वो उस प्रकार से उपकरण को नहीं रख के जो है रीडिंग ले रहा है। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां आती हैं इनको हम लोग व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं, और इनको दूर करने के लिए आप खुद सुधर जाओ, ठीक है। मतलब सावधानी बरतो, पहले से समझ लो कि ऐसे करना है और ऐसे ऐसे हमको मापे लेना। अब हम नेक्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप जो हमारी होती है तीसरे टाइप की, उसको हम लोग बोलते हैं प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हम लोग कोई हमारे पास पेंडुलम है और उस पेंडुलम में कोई भी द्रव्यमान लटका हुआ है, और वो उस द्रव्यमान लटका हुआ है, हम लोग क्या कर रहे हैं उस गुरुत्वीय त्वरण मान लीजिए जी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। उस स्थिति में तो हम लोग जानते हैं कि अगर जहाँ पे हम लोग जी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और वहाँ पे हवा चलने लगे, बहुत तेजी से हवा चलने लगी, मान लीजिए हवा भी चल रही है और वहाँ पे हम लोगों ने वायु का जो प्रतिरोध है उसको ध्यान में नहीं दिया, तो ऐसी जो हमारी त्रुटियां होंगी इनको हम लोग बोलेंगे प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। मतलब वहाँ पे हम लोग जो हमारी प्रयोग की तकनीक है इसमें ही अपूर्णता है, हमने वायु के प्रतिरोध को नगण्य ले लिया, उसका कोई इफेक्ट देखा ही नहीं। या फिर हम देखें जैसे हम लोग मीटर में हम लोग वैद्युत धारा का मान मापते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जब हमारी जो मीटर की सुई होती है वो घूमती है तो उसके जस्ट पीछे एक दर्पण लगा होता है। होता क्या है कि जब भी रीडिंग लेना चाहिए मीटर से तो जस्ट उस सुई के सामने, मान लीजिए यहाँ पे आकर रुकी तो जस्ट उसके सामने से लेना चाहिए। तो इससे होता क्या है कि जिस स्केल पे, जिस पॉइंट पे वो सुई रुकती है उसका जो प्रतिबिंब है बिल्कुल सीधे वहां पे पीछे हमको दिखता है। और अगर हम लोग बिल्कुल ठीक उसके सामने से रीडिंग ना लेके इधर उधर से लें तो हम इस प्रकार से जो हमारे पास रीडिंग आएगी वो गलत आएगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारे जो तकनीक है इसी में अपूर्णता है। तो इस प्रकार से जो एरर होती हैं इनको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारी तकनीक में जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट में जो भी अपूर्णताएं आ रही हैं इनको हम लोग ध्यानपूर्वक समझें और इनको हटाने का प्रयास करें। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे टाइप की जो हमारी एरर्स होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं यादृच्छिक अथवा अनियमित त्रुटि। बच्चों इस प्रकार की त्रुटियों के बारे में हमको पता नहीं होता है ना, ये रैंडमली एक्सपेरिमेंट के दौरान हो सकती हैं ना, इनको हम लोग समझ के इनको हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम किसी कमरे में जो है किसी जो है मेटल की कोई भी हमारे पास मेटल का तार वायर है उसकी हम लोग लंबाई निकाल लें, सडनली कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि जब कमरे का टेम्परेचर सडनली बढ़ जाएगा तो होगा क्या कि मेटल जो होती हैं वो ताप बढ़ने पे क्या होती हैं, फैलती हैं, और ताप घटने पे सिकुड़ती हैं, तो उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां जो अचानक से हो जाएं, अनियमित तरीके से हो जाएं, इनको हम लोग यादृच्छिक अथवा अनियमित त्रुटि कहते हैं। और पहले से हम इनके बारे में नहीं बता सकते हैं कि सडनली हवा तेज चलने लगे या टेम्परेचर गिर जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए। तो इस प्रकार की त्रुटियां जो होती हैं वो अनियमित अथवा यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। हमारी यादृच्छिक अथवा अनियमित त्रुटियां होती हैं। अब इनको समझने के लिए हम इनको दूर करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यूज़ होते हैं, मापे होते हैं, इनको बार बार लेते हैं और सारी मापों को नोट कर लेते हैं। तो और उन मापों को नोट करने के बाद हम लोग करते क्या हैं, उन मापों की जो एक्यूरेट वैल्यू होती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, उनको लेने के लिए हम सारी वैल्यूज़ का माध्य निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। और जो माध्य निकालने पे जो वैल्यू आती है हम लोग उसी वैल्यू की रीडिंग लेके आगे प्रैक्टिकल में, प्रयोग में बढ़ते जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वही वायर है मेटल का, जो हमने एग्जांपल लिया, हमको इसकी लेंथ मापने के लिए बोला, तो हमने पहले मापा तो हमारी L1 जो आई 5 सेंटीमीटर आई, और जब हमने दोबारा मापा तो 5.4 सेंटीमीटर आ गई। फिर हमने जब तिबारा मापा तो आ गई 5.3, और जब चौथी बार मापा तो आ गई 5.2, और जब पांचवी बार मापा तो आई 5.1। तो अगर हमसे पूछे कि बताओ एक्चुअल लेंथ हम लोग मतलब कौन सी यहाँ पे वैल्यू सही है, और इस प्रकार से भी अगर आपसे डायरेक्टली कोई इस प्रकार की वैल्यूज दे दे कि बताओ आप लोगों ने मापन और त्रुटियां पढ़ी, इसमें बताओ सही वैल्यू कौन सी है, तो सही वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, इनका माध्य निकालते हैं। यानी एल बार इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 अपॉन 5।
इस प्रकार से हम लोग माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको सबको जोड़ देते हैं। तो बच्चों जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जोड़ दें अगर सबको, 5 + 5.4 + 5.3 + 5.2 + 5.1, 1 2 3 4 5/5। तो हम यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 5 और 5.1 एक तरफ, 5.3 और 5.4 एक तरफ, बीच वाली वैल्यू हमारी औसत होगी, यानी हमारी जो वैल्यू आएगी 5.2 सेंटीमीटर, और यही हमारी यहाँ पे जो एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अनियमित अथवा यादृच्छिक त्रुटियाँ जो हैं इस प्रकार से इनको दूर करते हैं। तो ये हुई हमारी कुछ त्रुटियाँ और उन त्रुटियों के प्रकार। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आप किसी भी थ्योरी को यहाँ से जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, और उस पर जो शब्द है अपनी बुक से ढूंढिए। बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि जितने भी लोग आपको पढ़ाते हैं, जब आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, बिल्कुल रियल बात है, या आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो वो सारे लोग भी बुक से पढ़ के आए, बुक की ही हेल्प लेके आए। वो किसी पे डिपेंड नहीं थे, उनके टीचर्स उनको पढ़ाते थे, वो जाके घर पे पढ़ते थे, बुक की हेल्प लेके वो शब्द बनाते हैं, नए नए शब्द उनके माइंड में आते हैं, और उनको कॉन्सेप्ट समझते हुए उन शब्दों से क्रमबद्ध एक परिभाषा बनाते हैं। तो आप बुक से ज़्यादा स्टडी किया करिए। जब भी पढ़ा करिए किसी भी टॉपिक को, तो बुक जरूर खोल के बैठा करिए और कॉपी पेन लेके नोट्स बनाया करिए। और अगर ये सारी जानकारी जो दी गई है आपको समझ में आती है, पसंद आती है, तो आप प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक करिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम लोग फिजिक्स की वीडियोस डेली के डेली लेके आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वेट करिएगा अगले वीडियो का, जिसमें हम लोग इन त्रुटियों का निरूपण हम देखेंगे, हम लोग सापेक्ष और निरपेक्ष त्रुटि किस प्रकार से लिखते हैं।